Welcome to you all on my YouTube channel Fact Notes. मैं अभय मिश्रा आपके लिए जो हमने लाइव मॉक अटेम्प्ट किया था उस मॉक में हमने देखा था कि किन क्वेश्चनों को मैंने किस तरीके से किया वो आपने देखा और आपकी क्या अप्रोच हो सकती है आपने वो भी समझा होगा। और कुछ क्वेश्चंस को हमने उसी दिन डिस्कस भी किया था, क्योंकि रिमेनिंग क्वेश्चंस जैसा कि आपको पता है उसमें दिख नहीं रहे थे, आज वो दिख रहे हैं। तो हम उनको शुरू करते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द कंसेप्चुअल वे में चीज़ों को समझें और कुछ अगर नया मिलता है तो वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। जैसा कि इसमें हमने मैथ्स की चर्चा करनी है तो मैथ्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने कल जब मॉक को अटेम्प्ट किया 35 सेकंड इस क्वेश्चन में लिए और ये क्वेश्चन गलत हुआ तो बहुत बुरा लगा। तो हालांकि आज के बाद ये गलती आपसे नहीं होगी, तो देखते हैं कैसे इसको करना है और क्या अप्रोच हो सकती है। एज यू नो लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट 71, 53 एंड दिस एंड दिस एंड दिस। आपको पता है यदि आप इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें तो आप पाएंगे ए कॉट ए कॉट बी कॉट सी और कॉट सी कॉट ए यदि आप 71 मान लें, बी को आप 53 मान लें और सी को 56 मान लें तो आप ये देखेंगे कि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स आर 180। क्यों? ये आपका बने 6 3 9 10 8 5 13 5 18। सम ऑफ ट्राइंगल 180 होता है। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर 180 है तो कॉट ए कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए क्या होगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है। इसी क्वेश्चन को वो वेरिएबल में बदल देता या ए बी सी की कोई ऐसी वैल्यू कर देता जहाँ पर सम 180 बन रहा होता तो इन सब का आंसर सेम होने वाला था। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, उसको भी डील कर लेते हैं। इन्होंने जो भी किया है मुझे तो समझ में आया नहीं। खैर मैं अपने तरीके से चीज़ों को समझाता हूँ क्या हो सकता था अभी। आपको पता है क्वेश्चन में ये होता है, अगर कोई ट्रायंगल है तो उनके तीनों एंगल्स का योग सम 180 होता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, चूँकि एक मैसेज आ गया था थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ बीच में। तो हाँ, हम थे यहाँ पर कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 था। तो हमें क्या करना है कि टेकिंग tan बोथ साइड, एक सेकेंड क्या हो रहा है ये, हाँ। तो हमने क्या किया कि लेट सपोज एक ट्रायंगल है ए प्लस बी प्लस सी, हमने मान लिया वो 180 डिग्री के बराबर है। और यदि वो 180 डिग्री के बराबर है तो हमने क्या किया कि दोनों तरफ tan को ले लिया। tan तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ बनेगा जाके, या एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में लिख देता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। क्या 180 को हम पाई लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि पाई 180 के बराबर होता है। ए प्लस बी और हमने इस सी को क्या किया, उधर माइनस कर दिया। तो क्या ये ऐसा लिखा जा सकता है ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी? आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। टेकिंग tan बोथ साइड, हमने क्या किया दोनों तरफ मान लिया कि tan ले लिया, तो tan ए प्लस बी इक्वल टू tan पाई माइनस सी। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। आपको पता होगा tan ए प्लस बी का फार्मूला होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan बी। tan 180 माइनस सी या 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस tan थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा 180 माइनस थीटा, है ना। क्यों? ए एस टी सी आपको पता होगा,
90 माइनस 180 इसमें जाएगा सेकेंड में, यहाँ पे माइनस में होता है 10 तो हो जाएगा, चेंज होगा नहीं क्योंकि 180 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो tan A प्लस tan B इक्वल टू माइनस tan C, और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो बनेगा tan A tan B tan C। फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस का टर्म इधर आएगा तो बनेगा tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। एक बात और आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए tan वगैरह लिख रहा हूँ। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो tan वैन कुछ नहीं लिखता, मैं TA TB T से काम चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम यहाँ पर बन के आई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यदि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक ट्रायंगल है जिसका सम a प्लस बी प्लस सी है, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c क्या होगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया, ऐसे दे दिया, ये 30 दे दिया, ये 60 दे दिया, ये 40, ये 90 दे दिया, कुछ भी दे दिया मान लीजिए, तो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आप क्या करें, इस तरीके से वहाँ पर ए बी सी की वैल्यू वो मल्टीप्लिकेशन में होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे। इसी को थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंड करते हैं तो आप देखेंगे tan को क्या आप ये ले सकते थे 1 cot A cot B, इसको क्या आप ऐसे लिख सकते थे, आप कहेंगे बिल्कुल। और क्या आप इसको ऐसे लिख सकते थे cot A cot B cot C। यहाँ पर आप इस टर्म का एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, एलसीएम बनेगा आपका cot A cot B cot C। cot A बनेगा तो ऊपर जाएगा cot B cot C प्लस cot B कैंसिल आउट होगा, बनेगा cot A cot C प्लस cot C हो जाएगा तो cot A cot B इक्वल टू 1/cot A cot B इंटू cot C। ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको क्या मिला, cot, ये वाला टर्म स्टार्टिंग में ले लीजिए, वाला cot A cot B प्लस इसको बीच में cot B cot C प्लस cot C टू cot A, कितना आया 1। तो इस थ्योरम को आपको याद कर लेना है, ठीक है। और देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में इस प्रकार के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो उनके दो ही आंसर बन रहे होते हैं, कि 0, ठीक है। जब भी आपको कुछ ना समझ में आए और आप रिस्क लेना चाहते हैं, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा तुक्का मारना है, लेकिन हाँ यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा देन यू कैन गो विद द तुक्काज। खैर आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन था, अमित ने, ये क्वेश्चन शायद मैंने कर लिया था लेकिन नहीं हुआ है तो मैं चलो बता देता हूँ, आसान क्वेश्चन है। अमित ने एक परीक्षा में 81% अंक प्राप्त किया, समान परीक्षा में नितिन ने 72% प्राप्त किया, एक ने 81% प्राप्त किया। ये यूँ कहें कि समान परीक्षा है तो 100 मार्क्स का पेपर था तो इसने 81 प्राप्त किए होंगे, इसने 72 प्राप्त हुए। ये हमने माना है, यूनिट अपनी है। अमित और नितिन को अंकों के बीच का अंतर कितना है, अपने हिसाब से कितना 9 का अंतर है, उनके हिसाब से 117 का अंतर है। तो 9 यूनिट की वैल्यू 117 है। तो नितिन की पूछी, नितिन की कितनी, तो 72 9 से जाएगा 13 बार, 13 इंटू 72 कितना बनेगा 936। मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूँ जो मैथ्स की बहुत खूबसूरत बात है, जिसे कहते हैं ब्यूटी ऑफ मैथ्स। क्या है, मैथ्स को आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देख तो लेट सपोज कोई क्वेश्चन गिवन है, उसमें आप अपने हिसाब से डेटा पुट करिए, जो भी कैलकुलेशन क्वेश्चन में दी गई हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो भी बताया कि कितना परसेंट बढ़ाया, इतना परसेंट घटाया, ये किया वो किया, वो सब चीज़ें आप इस पर करते रहिए। और जो भी फाइनल आपका आंसर आएगा यहाँ पर, जो आपने वैल्यू मानी है, और उसमें जो फाइनल वैल्यू गिवन हो उसको आप बराबर कर दीजिए और फाइनल आपको यहाँ का आंसर मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक आप अपने रास्ते से चलते रहिए और इस रास्ते को साथ साथ चलना है, पैरेलल चलना है, और एक समय पर जाके आपको ऐसे जोड़ बना लेना है और उस जाके आप उस रास्ते पर पहुंच जाएंगे। मेरी बात समझ में? जैसे ये है अपना वे, माई वे, और ये है क्वेश्चन का वे, ठीक। ये इसका वे है यूँ, आपने क्या किया, आपने अपना वे एक रास्ता बनाया बिल्कुल इसी के पैरेलल। जब आपको पता चल गया कि इसकी मंजिल यहाँ पर थी, इसकी मंजिल भी यहाँ पर है, आपको पता चला कि आप, क्योंकि इसमें गड्ढे बहुत सारे थे, ठीक है, आप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे रास्ते से आए और आपने धीरे से इधर टर्न किया और आप यूँ आ गए। मेरी बात समझे?
अगर आपको ये लंबी कैलकुलेशन से बचना है तो आप इस तरीके को अपना सकते हैं। उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर, उसी को हम एक्स मेथड कह सकते हैं, उसी को यूनिट मेथड कर देते हैं, उसी को बहुत सारे मेथड हम कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें रेट कुछ दे रखी होती है, ठीक है। जैसे मान लो 24% रेट दे रखी है और 4 साल के बाद इंटरेस्ट पूछा, तो हम क्या करते हैं, 24% का फैक्टर करते हैं, 24/100 करते हैं, 4×24, तो हम क्या करते हैं 25 की पावर 4 करते हैं। हम मान लेते हैं कि 25 यूनिट की पावर 4 वो अमाउंट रहा होगा। क्यों मानते हैं? क्योंकि जब हम 1 साल के बाद इसका 6/25 कर रहे होंगे तो ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा क्वेश्चन। मेरी बात समझिए, क्वेश्चन कैसा भी हो, हमें अपना एक रास्ता बनाना है और उस रास्ते से मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने के बाद उस क्वेश्चन के तरीके से आगे बढ़ जाना है, ठीक है। खैर ये चीज़ें आएंगी, मैं समझा दूंगा आपको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, ए और बी तरल एक्स और वाई, तरल वाई के दो मिश्रण है, ठीक है। मिश्रण ए और बी में तरल एक्स और तरल वाई का अनुपात ये है। तरल ए और बी, तरल एक्स और तरल वाई, एक ये ए है और एक बी है। इन दोनों में एक एक्स मिश्रण है और एक वाई है। सिमिलरली इसमें भी एक्स है और इसमें भी वाई है। फर्स्ट वाले में अनुपात क्या है, 1:12, और दूसरे में क्या है, 11:6, ठीक। उसने ये बोला कि मिश्रण को 1:2 के अनुपात में मिलाकर तीसरा मिश्रण बनाया जाता है। कहना ये चाहता है कि यदि अगर मान लीजिए इसका 1 लीटर लिया गया तो इसका 2 लीटर लिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम करना है, आपको पहले इसका रेशियो देखना है कि इन दोनों का सम कितना बन रहा है। आपने देखा 12×5=17 बन रहा है, आपने देखा इसका कितना बन रहा है, 17 ही बन रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको रेशियो सबसे पहले चेक करना है कि रेशियो बराबर है या नहीं। लेट सपोज यहाँ पर बराबर नहीं होता तो हम इसको बराबर करते। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 11×6=17 लिखा है, यहाँ 17, यहाँ मान लीजिए कुछ और होता है, जैसे 34 होता, यहाँ पे मान लीजिए 22 होता, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 21 होता और यहाँ पर होता 13, ठीक। तो यहाँ 34 बन रहा है, यहाँ 17 बना, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बराबर लेके आते हैं, ठीक। पहले तो बराबर लेके आते हैं, बराबर लाने के बाद फिर हम इस रेशियो को मेंटेन करते हैं। कैसे? उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसका हमने 1 लीटर लिया है, इसका 2 लीटर लिया है, तो इसके 1 लीटर में क्या होगा, मान लीजिए जो भी है, तो इसका 5 हो गया, इसका 12 सेम रहेगा। लेकिन इसमें इसका 2 गुना करना पड़ेगा, 11×2 = 22, 2×12, इसका 22, इसका 12, इसका 5 और इसका 12। अगर आप देखें क्या इन दोनों का रेशियो वास्तव में 1:2 है, आप देखेंगे इसका 17 बन रहा है, इसका 34 बन रहा है। बिल्कुल सही बात है, 1:2 के अनुपात में है। एक्स और वाई का पूछा तो इसमें एक्स कितना है, 22 + 5 27, और इसमें वाई कितना है, 12 + 12 24। तरल एक्स कितना है, 27, तरल वाई कितना है, 24। सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा, उसने पूछा तीसरे मिश्रण में तरल एक्स तरल वाई का कितना परसेंट है। देख बहुत आसान से कैलकुलेट कर लें। इसके ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे, सी और डी। क्यों नहीं होंगे? बहुत आसान से आप बी मार्क कर देते, क्योंकि 27 था तो इसको 24 + 3 लिख सकते थे। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते थे। 24 का 24 तो 100% हो गया, तो 100 से ज़्यादा होगा। 24 का 10% कितना होता है? आप कहेंगे 2.4 होता है, तो इसका मतलब 2.4 बचा कितना, 0.6। तो इसका आंसर 110 से बहुत थोड़ा सा ज़्यादा होता, और 110 से थोड़ा सा ज़्यादा सिर्फ बी ऑप्शन है। दूसरा तरीका क्या था? एक तो ये तरीका हो गया आपका। दूसरा, आपको पता है कि 27/24 लिखा था, इंटू 100 करते, 3×3 = 27, 3×8 = 24, 100/8 को क्या लिखते हो आप, 12.5% लिखते हो, और 9 यहाँ पे था, ये तो होता है। तो 9×45, 12×9 = 108, और 4 112% हो गया। तो ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे उसी दिन, ये भी हम कर चुके थे। इसमें कुछ है नहीं, tan थीटा की वैल्यू आपको पुट करनी, थीटा की वैल्यू 45 करेंगे। 14 सेकंड में क्यों हो गया? क्योंकि बहुत आसान था। tan 45, देखिए जब भी थीटा 45 हो तो tan को कट कर दीजिए, तो बचेगा cos थीटा + sin थीटा अपॉन cosec थीटा, ठीक।
45 करोगे तो 45 इसका 1/√2, इसका 1/√2, फाइनल आंसर आएगा √2। 1/√2 प्लस 1/√2 करोगे तो इसको ये, तो ये लिख लो कि इसको ऐसे लिखा तो ये बनेगा 2√2, 2/√2। तो इसको आप ऊपर ऐसे भी लिख सकते हो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा √2। और कॉसेक थीटा का जो मान होता है 45 का क्या होता है √2, ये कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से इन्होंने भी जो भी किया है, लेकिन ये भी अच्छा तरीका था। ये क्वेश्चन आपने आसानी से कर लिया होगा, इसमें कुछ ऐसा चैलेंजिंग नहीं था। ये हमने डिस्कस भी किया था कि कैसे चीज़ें करनी है। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं डिस्कस हुआ था। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद एक व्यक्ति का मासिक वेतन 12% बढ़ जाता है, ठीक है। 4 वर्ष बाद उसका वेतन क्या होगा? देखिए बहुत आसान सा सवाल है। आज उसका वेतन कितना था? 7500 रुपये था। हर 2 साल के बाद बदलता है, 2 साल के बाद 12% बढ़ता है। 4 वर्ष में कितनी बार बढ़ेगा? 2 बार बढ़ेगा, क्योंकि 2 वर्ष में एक बार, 2 वर्ष में एक बार 12% बढ़ रहा है। तो आपने पढ़ा भी होगा कि जब कोई वैल्यू 12% बढ़ रही है तो इसका मतलब वो खुद की 112% हो जाती है। जैसे मैंने कहा 100 को 20% बढ़ा दो, तो पहले आप 100 का 20% निकालो, कितना आएगा 20, फिर उसको आप लिखो कितना हो जाएगा 120। तो या तो आप ये कर लो कि उसका पहले उतना परसेंट निकालो देन उसको ऐड करो, या डायरेक्ट आप कर सकते हो कि 100 का 120% निकाल दो, कितना होगा 120। सिमिलरली या तो आप ये करो कि 12% पहले निकालो इसका 7500 का, देन आप इसमें ऐड करो, या आप यूँ कहें कि इसको डायरेक्ट आप 112% बढ़ा दीजिए। 2 साल में ये बढ़ जाएगा, फिर 2 साल में कितना हो जाएगा 112%। सॉल्व करिए, ये थी कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 28 बार, 28 3 84 गुण 112। अब देखो आप ऑप्शन देख सकते हो, आप 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। किसी में ऐसा ऑप्शन किसी में था नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका आंसर। दूसरा और कोई तरीका है नहीं, आसानी से आपको मिल गया। कैलकुलेशन करना चाहो तो कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे 112 इंटू 4 तो 1248, 4 हो जाएगा। और 12 96, 8 8 10 9 13 14, 94 100। कैलकुलेशन पे आपको ज़रूर काम करना है, मैं फिर बोल रहा हूँ, विदाउट कैलकुलेशन मैथ्स में कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन हमने डील कर लिया था कल ही, ये भी हमने कल कर लिया था। इसमें थोड़ी सी कल गलती हुई थी, वो मैं बता देता हूँ कि 1400 रुपये था, वो 107%। देखिए 1/7 क्या होता है, तो 14/28 होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा गलती था। आगे बढ़ते हैं। ये तो आसान सा सवाल है, आपने कर लिया होगा। कुछ ऐसा खास तो नहीं, मिठाई के डिब्बे का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से इतना अधिक है, ठीक है, दे तो हो गया होगा ये, चलो बता देता हूँ। कुछ नहीं है बताने लायक, मुझे लगता है आसान सा क्वेश्चन है, ये हमने डील कर लिया था। हाँ, इसको बता देता हूँ। 2000 की धनराशि पर, 1 मिनट रुकिए, शोर हो रहा है थोड़ा सा, 1 मिनट रुकिएगा। तो देखते हैं, 2000 की धनराशि पर 8% ब्याज की दर पर 2 वर्ष बाद साधारण और सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है? तो देखिए आपको कुछ चीज़ें याद करनी है, आपको एक फार्मूला याद कर लेना है, x+y XY अपॉन 100। बहुत काम की चीज़ है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड में ये तो सेम ही रहता है, बस ये जो होता है ना XY अपॉन 100, यही डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन है तो आपको बस क्या करना है, उस नंबर का स्क्वायर अपॉन 100 कर देना है जो भी रेट दे रखी है। तो 8 का स्क्वायर कितना, 64 बटे 100 करोगे तो आएगा 0.64। यही आपका क्या है डिफरेंस आएगा। तो 2000 का 0.64% कितना होगा? तो ये 0 से ये कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 64 दूना 128, नीचे एक 0 था वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो बनेगा 120.12.8, ठीक। बाकी बहुत बेसिक से अगर आपको समझना है इस चीज़ को तो मैं आपको इसको चैप्टर में पढ़ा दूंगा। इन्होंने भी वही किया है, आप इस फार्मूला को याद कर लीजिए, काफ़ी काम की चीज़ है। क्या है, P/100 का होल स्क्वायर। जब भी आपको डिफरेंस पूछे 2 साल का तो आप ये इसको यूज करेंगे। 3 साल का भी एक है, उसको ज़रा देख लीजिएगा, यही है 300 + R/100, ठीक है। लेकिन मैं फार्मूले की तरफ जाऊंगा नहीं, मैं आपको बस एक मैंने जो आपको ब्रह्मास्त्र बताया है, आपको ये वाला याद कर लीजिए, XY वाला, ठीक है। और हाँ,
कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे 10% का 4 साल का इंटरेस्ट कितना होता है, कंपाउंड। ठीक, क्वेश्चन बहुत आसानी से पूछेगा कि 2000 रुपये की धनराशि पर 10% की ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का डिफरेंस क्या होगा, इतना पूछेगा। तो आपको 4% का पता होने, 10 की वैल्यू से पता हो कितना होता है, 46-41 होता है। ठीक, 10% का 3 साल का कितना होता है, 33-31। हाँ, चेक कर लेना, यही होता है जहाँ तक। ठीक है, 33.1 के करीब आता है। 21, एक मिनट में बता ही देता हूँ, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ। 21 33.1 आएगा ये। ठीक है, याद कर लीजिए, चीज़ें काम आएंगी। मुझे इतना टाइम लगता नहीं है करने में, क्योंकि हैबिट में आप कह सकते हैं कि देखिए मैंने फिर बोला, जैसे कोई क्वेश्चन आया आपको पता है, मैं बता देता हूँ। जैसे 10% रेट थी, 2 साल का तो पता ही, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, 21% बनता है। एक्स वाई 10, एक्स हमने 21 ले लिया, वाई 10 ले लिया, ए बी अपॉन 100, ये कट गया, यहाँ पे पॉइंट लग गया, 21 से 31 दो 33.1। तो ये आपका परसेंट आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको किसी का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और रेट दे दिया आपको 5%। दो तरीके हैं, एक तो इसको 2 बार, इसका 2 टाइम्स करो, 2 पंचे 10, प्लस इसका स्क्वायर कर दो और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। तो ये जो बना वो 2 साल का इंटरेस्ट है। 3 साल का पूछे तो आप इसको पहले 1 मान लो, बी क्या होगा, वही 5, ए बी प्लस ए बी 10 इंटू 2 5 इंटू 5/100, 10 5 15.25 प्लस 25 पंच 125, 5 7 50 51, ये ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, क्योंकि 100 था। इसको ऐड करोगे तो 15.25 76 25, 3 साल का। आपसे पूछेगा कुछ नहीं, बहुत आसान सा सवाल, कि एक अमाउंट है 2000 रुपये की धनराशि पर 5% की ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। तो 5 का 3 सिंपल इंटरेस्ट 15% होगा, डिफरेंस क्या है 0.7625। कहने का अर्थ ये है कि आपको एक फार्मूला है जो है एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इस फार्मूले पर आपको थोड़ा सा काम करना है, और आपको ये पॉइंट से डरना नहीं है, बिल्कुल कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्ट्रांग करना है। तो इसी तरीके से 14 सेकंड नहीं, आपकी 4 सेकंड में भी क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन था ट्राइंगल है एक ABC, और ABC में AD जो है इसका देखो, सम द्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर तो दोनों को आधा आधा करेगा। DBC पर बिंदु है, ठीक है, डायग्राम ने बिल्कुल सही होना। CAD कितना है 35, अगर ये CAD 35 हो तो ये भी 35 हो, क्योंकि ये बराबर बराबर थे। उसने बोला था आधा आधा करता ना, तो आधा तो ये, तो आधा ये रहा होगा। CDA कितना है 80। आपको पता है किसी ट्रायंगल का बाह्य कोण अंतः शेष अंतः कोणों के सम के बराबर होता, तो ये 80 है, तो इसका और इसका सम हमेशा 80 होगा। कैसे, क्योंकि आप इसको 180 माइनस करके करते हो, फिर ये आता है उसको 180 माइनस करते हो, तो दो बार 180 कट जाता है, तो इन दोनों का सम बचता है इधर। तो यहाँ पे बनेगा कितना 45। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमने कल लिया था, कल ही, a+b+c = 0, देन a³ + b³ + c³ क्या होता है 3abc होता है। आपको याद कर लेना है क्वेश्चन, और उसका एक्सटेंडेड फार्मूला हमने ये कल बताया था। इस क्वेश्चन को भी हम डील कर चुके हैं। यहाँ पर गलती कहाँ पर हो सकती थी, यहाँ पर ये क्वेश्चन का आधार सहित, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ये क्वेश्चन भी हमने डील किया था कल, ठीक है। हाँ, ये बता देते हैं, आपको बॉडमॉस का रूल पता होगा, इसके बिल्कुल स्टिक रहना है, इसको वहीं छोड़ना है। लिखा था 25 डिवाइड बाई 15 ऑफ 4। ठीक, इतना सॉल्व कर लेते हैं, देन इसको छोड़ देते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट देन ऑफ, ब्रैकेट में तो कुछ नहीं है अभी, इस इतने में नहीं है ना, तो ऑफ सॉल्व कर 15 से कुछ 60। अब उसके आगे की कहानी है, उसको हम देख लेंगे बाद में, पहले इसको
25 बटे, इसको क्या ऐसे लिख सकते थे, 25/60 इंटू, सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में क्या था 4 डिवाइड बाई 5 इंटू 9 माइनस 7 माइनस वो आगे वाला टर्म, उसको बाद में सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है, इसमें तो 9 में से 7 जाएगा 2, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते थे 2। अब इसमें क्या होगा, पहले इसमें लिखा डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, तो डिवीज़न पहले होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न 4/, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 4/5। अब क्या होगा, आप तीनों मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सॉल्व करोगे 25/60 4/5 इंटू 2, सॉल्व करिए 5 से 5 बार, 5 से 12 बार, 4 दूनी 3 12, तो 2/3 फाइनली आया, कितना है 2/3। तो हमारे पास अभी जो आंसर आया 2/3 आया, लेकिन अब ये वाला टर्म बाकी था, वो क्या था 20 डिवाइड बाई 5 ऑफ 9। हमने बोला डिवाइड पहले या ऑफ पहले, डिवाइड बाद में, ऑफ पहले है, तो आप ऑफ को पहले सॉल्व करें, 5 9 या 45, 2/3 माइनस 45, 20/45 कर लेंगे, 2/3, 2/3, इसको सॉल्व करेंगे, 5 चक्कू 20, 5 9 45, 4/9, एलसीएम 9 ले लीजिए, 3 3 9, 3 2 6, 9 से 4 बार जाएगा, 4 में से जाएगा 2/9। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इन क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है कि बच्चे गलती करते हैं, तो आपको बस जो मैंने इस बॉड मॉस को बताया, इसको आप इस पे आप बस आपको स्टिक रहना है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, कुछ भी कोई कहे, इसको आपको बिल्कुल आँख बंद के फॉलो करना है। बस जिस दिन आप इसको फॉलो करना शुरू करेंगे, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूँ, आज तक ये क्वेश्चन मैंने तभी छोड़ा होगा कि टाइम कम पड़ गया, अदरवाइज़ आज तक मुझसे क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। सबसे अच्छी चीज़ ये है, क्यों, क्योंकि मैं बस सिर्फ बेसिक कंसेप्चुअली चीज़ों पर जो कंसेप्ट हैं उनसे कभी हटता नहीं हूँ, उसने जो बोला बस वही सही। खैर आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, आसान क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ इसी में थोड़ा सा। जैसे एक ट्राइंगल है, ठीक, कुछ एंगल्स होते हैं, जैसे 15 एंड 75, तो इसकी वैल्यू √3 - 1, इसकी √3 + 1 और इसकी 2√2, ठीक है, समझ गए कैसे होता है, क्यों होता है, वो आपको बता दिया जाएगा। बस इतना याद रखिए कि लेट सपोज अगर कोई क्वेश्चन आता है, उसमें आपको दे दिया जाता है कि ज़मीन पर एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 की जगह 75 लिख दिया या 15 कर दिया, और मीनार की ऊंचाई 21 है, ये बिल्कुल सेम कर लीजिए, बस 15 की जगह 60 की जगह 15 कर लीजिए। जब आप 15 करें क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा। अब 15 की वैल्यू बच्चे को नहीं पता होती, तो बस आपको इस ट्राइंगल को याद रखना है, जो एंगल ज़्यादा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, बाई √3 में कुछ जोड़ोगे तभी तो ज़्यादा आएगा, और जो एंगल कम उसकी वैल्यू उससे कम आएगी, मैंने पहले भी बताया। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि √3 - 1 होगा या √3 + 1 होगा, जो एंगल ज़्यादा उसके सामने का एंगल ज़्यादा, जो एंगल कम उसके एंगल कम। बाकी 90 इसकी ज़रूरत आपको कभी पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर पड़ती भी है तो आपको बस ये याद रखिए, ये उससे बड़ा होगा, और इन दोनों का स्क्वायर करके करेंगे, रूट लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। हाँ, मैंने जो तरीका अपनाया था वो मैं बता देता हूँ। मैंने मॉक में क्या अपनाया था, 1620 करोड़ था टोटल। उसने ये बोला था कि जो पी राज्य है उस पर 13% खर्च हो रहा है, एस राज्य की में कितनी कम धनराशि खर्च की गई है इसकी तुलना में। आप एक बात बताओ, पी में 13% किया गया, इसमें 26% किया गया, तो पी जो 13 है और एस जो 26 है, क्या आपको दिख नहीं रहा कि, बिल्कुल दिख रहा होगा कि 13% कम हुआ है, और 13% 26 का कितना 50% है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसा पी पर खर्च हो रहा है वही उसका डिफरेंस है। तो 162 जीरो का आप 13% निकाल लीजिए, 13 दूनी 26, 2 13 78, 280, 13 कम 13 8 21, पॉइंट लगा दी क्योंकि 100 ही नीचे वाला आ जाएगा ऊपर। आगे बढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसमें कुछ था नहीं वैसे। a + b + c 20 दिन में कर रहे थे, a 40 दिन में कर रहा था,
बी 50 दिन में कर रहा था। एक साथ ए और बी, वो आगे कहानी, बस इतना पता चल गया। 100 एलसीएम 200 मान लीजिए टोटल वर्क था, ये 10, ये 4 पंचे 5 चाकू। ए और बी 5 और 4 आ गए तो सी कितना रहा होगा? आप कहेंगे सर 1 रहा होगा, क्यों? क्योंकि 5 4 9, टोटल ए प्लस बी से सी का योग 10 है, और ए और बी इंडिविजुअल 5 और 4 काम कर रहे हैं, तो सी 1 कर रहा होगा। ठीक, ए और बी ने 20 दिनों तक काम किया है। ए और बी 5 और 4 9, 20 दिनों तक कितना करेंगे? 180 यूनिट कर लेंगे। बचा कितना? 20 यूनिट। एक्स दिनों में करता है, उससे मतलब नहीं, सी अगर एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 20 कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सवाल। ए और बी एक कार्य को 4 दिनों में करते हैं। बी अकेले समान कार्य को 40% कार्य 8 दिनों में कर सकता है। बी समान कार्य का 40%, बी 40% काम करता है कितने दिन में? 8 दिन में। तो 100% कितने में करेगा? तो बी 40 × 100 कर लीजिए, 2.5 टाइम जाएगा, 25 अट्ठे 200, 20 दिन। बी कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। ए प्लस बी मिलके करते हैं 4 दिन में, बी करता है 20 दिन में। एलसीएम मान लीजिए टोटल वर्क 20 है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 5, बी की कितनी आएगी? 1। तो ए की इंडिविजुअल कितनी रही होगी? 4 रही होगी, क्योंकि बी 1 करता है, टोटल 5 हो रहा है, ए कितना करेगा? 4 करेगा। तो ए ने 4 यूनिट करता है पर डे, 20 यूनिट करना है, तो एक दिन में 4, तो 20 कितने दिन में? 5 दिन में। तो 5 आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान, इसमें कुछ नहीं करना था, व्यय और बचत का गेम था। इसमें भी कुछ नहीं है, मैं दोनों बता देता हूँ। सचिन का व्यय और बचत। देखिए इनकम क्या है, सबसे पहले इनकम को समझते हैं। इनकम में आपका सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, यही होता है। आप जितना कमाते हैं उसमें 2 ही चीज़ें तो करते हैं, या तो खर्च है या बचाते हैं। इन दोनों का सम क्या होता है? इनकम होता है। सचिन का जो एक्सपेंडिचर और वो था सेविंग, कितना था? 7/4। टोटल 7 था, मान लीजिए इसको 7x, इसको 4x मान लीजिए, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल कितना होगा? 11x। तो सचिन की आय कितनी हो गई? टोटल इनकम कितनी? 11x। व्यय खर्च कितना करता है? 7x। बचत कितनी है? 4x। ठीक, अब बात करते हैं मनीष की। मनीष और सचिन, ये दोनों लोग हैं, ये क्रमशः 5 और 7 के अनुपात में इनकी आय है। अब मेरी बात समझिएगा, हमारे हिसाब से सचिन की आय कितनी है? 11x। यहाँ पर सचिन की 7, तो हम क्या करते हैं, इनको इक्वैट कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। क्या हम यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या इसको, क्या 11 × 5 = 55 लिख सकते हैं, इसको 77 लिख सकते हैं? बिल्कुल। और क्या इसको हम 7 से मल्टीप्लाई से, इसको 7 × 49x, 7 × 4 = 28x लिख सकते हैं? आप में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या फ़र्क पड़ना है। अल्टीमेटली रेशियो सेम होना चाहिए, आप 11 से डिवाइड करोगे फिर वही आ जाएगा। मैथ में कुछ भी करिए, लास्ट वाला स्टेप, पिछला स्टेप बैक होना चाहिए, सीधी बात है। आपसे नहीं, कुछ भी करिए, मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, लेकिन क्या उससे वही चीज़ बन पा रही है? नहीं बन पा रही है। आप कहेंगे बिल्कुल बन पा रही है, इसका मतलब सही है। ठीक, अगर 77 यूनिट की वैल्यू 77x है, सचिन की आय, तो इसकी कितनी रही होगी? मनीष की 55x रही होगी। तो मनीष की आय कितनी रही? 55x। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मनीष की आय कितनी है? 13,750। 55x की वैल्यू कितनी है? 13,750। 77x की पूछिए, तो 13,750 बटे 55 गुणे 77। 11 से 7 बार, 11 से 5 बार, 5 से काटेंगे 10, 5 × 35, 55 25, 7 × 35, 7 × 27 189, और 189 3 192। अच्छा, ये मैंने वो निकाल दी। सचिन की बचत पूछी, सचिन की बचत कितनी थी भाई? 28x थी, माफ़ कीजिएगा 28x। तो ये 55x की वैल्यू आपको गिवन थी, आपसे 28x की वैल्यू पूछी थी, तो 28x की निकाल देते हैं। 13,750 बटे 55 × 28। 11 से 5 बार, 11 × 11 2, 11 × 2 22, 11 बचे 55, 5 से 25 बार, 25 × 28 करोगे तो 25 × 5 = 625, 25 या 75, 625 + 75 कितना होता है? 700,
और प्लस ये वाला 0, 7,000। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बेहतर करनी होगी। अनुज ने शिवम को एक घड़ी 13% के लाभ पर बेची। ठीक है, अनुज यहाँ पर रहा, इसने एक घड़ी ली 100 रुपये की, इसने शिवम को बेच दी 130 पर। शिवम ने इसको क्या किया, शिवम ने हर्षित को बेचा कितने पर, 85% हानि पर। तो हर्षित ने कितने पे खरीदी होगी, इतने पर, आया ना। इसकी वैल्यू कितनी थी, 2210। यहाँ से सॉल्व कर रहे होंगे तो अनुज ने 100x की वैल्यू पूछी है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2210 इंटू 10/13 गुणे 85। यहाँ से x आ जाएगा, दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, करा दी। 5 से 17 बार, 5 से 2 बार, 17 एकम 17, 17 तिया 51, 13 से जाएगा 10 बार, 10 से 20, तो 20,000 आपका, 20,000 नहीं, 20 और 2 0, 2,000 आपका आंसर हो गया। मैंने थोड़ा सा जल्दी में किया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, जो कि मैं करना नहीं चाहता था क्योंकि प्रॉब्लम आता है। खैर आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जो भी नया अपकमिंग वीडियो होगा लाइव मॉक, उसमें हम डील कर रहे होंगे, लाइव मॉक आपके सामने डिस्कस कर रहे होंगे। और होपफुली अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, व्हाट एवर यू वांट, और कमेंट भी करिए। अगर आपको कोई दिक्कत है या कुछ भी आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट ऑन इट। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।